हेलो बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कक्षा 12 भौतिकी चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इसमें पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो उसका फॉर्मूला था कि अगर Q आवेश है, R दूरी पर कोई बिंदु है, तो वहां पर वैद्युत विभव का सूत्र हम लोगों ने सिद्ध किया था। वो फॉर्मूला था 1/4πε0 Q/R। आज हम लोगों को सेकेंड लेक्चर में पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। इलेक्ट्रिक डाइपोल से हमें वैद्युत विभव निकालना है। तो आइए देखते हैं, हेडिंग लेते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है। तो जैसा कि पिछले चैप्टर में हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, 3 अलग अलग स्थितियों में। आपको याद होगा, अक्षीय स्थिति में हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, उसके बाद निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, और फिर एक जनरल पॉइंट पर जिसके निर्देशांक r थीटा थे, वहां पर भी हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। तो वही 3 केसेस अब हमें वैद्युत विभव निकालने में भी करने हैं। तो आइए पहली हेडिंग लेते हैं। पहली हेडिंग है अक्षीय स्थिति। ये द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति कहलाती है। इसको हम बोलते हैं कि एक्सिस ऑन डाइपोल, या इसको आप एंड ऑन पोजीशन कह सकते हैं। इसको आप 10A स्थिति भी कह सकते हैं, 10A स्थिति। तो देखिए क्या है, ये एक हमने डाइपोल मान लिया है AB, ये डाइपोल है। इस पर -Q आवेश है, यहाँ पर +Q आवेश है। दोनों के बीच की दूरी को हमने 2L माना है, जैसा कि फॉर कन्वीनियंट ये हमने 2L मान लिया है। O इसका मध्य बिंदु है, तो ये दूरी आधी आधी हो जाएगी, ये वाली दूरी L हो जाएगी और ये वाली भी डिस्टेंस L हो जाएगी। तो देखिए ये डाइपोल है AB, तो इसी को मिलाने वाली ये रेखा जो है, इसी को हम लोग एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं, इसी को अक्षीय स्थिति कहते हैं, या इसी को हम द्विध्रुव की अक्ष भी कहते हैं। आप इधर आगे भी बढ़ा दीजिए, पीछे भी बढ़ा सकते हैं, कहीं भी। तो इस पर हमने एक बिंदु P ले लिया है। हमने माना कि एक बिंदु P है जो सेंटर से R दूरी पर स्थित है। तो हमें बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालना है। अब आपको पता है कि किसी बिंदु आवेश के कारण, अगर एक Q आवेश है, फॉर्मूला देख लेते हैं, अगर +Q आवेश है तो R दूरी पर यहां पर अगर आप वैद्युत विभव निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था KQ/R। ठीक है, K की वैल्यू वही 1/4πε0 है। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है KQ/R। तो हमें बेसिकली विभव निकालने के लिए 2 चीजें जरूरत होती हैं, एक आवेश पता होना चाहिए और एक दूरी पता होना चाहिए। अब डाइपोल में क्या है, डाइपोल में आप देख रहे हैं 2 आवेश है, एक -Q आवेश है और एक +Q आवेश है। तो दोनों आवेश पता है आपको, और आवेश से बिंदु P की दूरियां पता होनी चाहिए। तो देखिए -Q से बिंदु P की दूरी, तो ये हमने मान लिया है, माना OP = R हमने ले लिया है। OP अक्ष पे R ले लिया है। तो AP बता दीजिए कितना हो जाएगा। AP की वैल्यू देखिए, AP हो जाएगा आपका AO + OP, तो ये हो जाएगा आपका L + R, या इसी को आप R + L भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया AP। इसी तरह आप BP निकाल लीजिए, BP। तो BP देखिए क्या हो जाएगा, OP, यहां से OP - OB, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, OP R दिया हुआ है और ये L दिया हुआ है, R - L। तो हमने दोनों आवेशों से दूरियां निकाल ली। अब -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकाल लेते हैं। -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, पहला आवेश ले रहे हैं तो इसलिए इसको विभव हमने V1 कह दिया है। तो फॉर्मूला वही होगा KQ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आवेश को चिन्ह सहित लिखना होता है, क्योंकि विभव अदिश राशि है, इसमें दिशा जैसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पर आपको आवेश को चिन्ह सहित लिखना होगा। फॉर्मूला हमारा है V = KQ/R। तो K - Q/R, R का मतलब हो गया AP। ठीक है,
वायु में रखे हैं, अगर ये डाइपोल वायु में रखा हुआ है तो आप के की वैल्यू 1/4πε0 लिख सकते हो। तो ये माइनस हमने बाहर ले लिया है, और एपी अभी हमने निकाला है R+L। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ये विभव आ गया -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। अब इसी प्रकार ये +q आवेश है, इसके कारण भी P पर विभव बताएंगे। यहां लिखेंगे +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। ये V2 हो जाएगा। V2 क्या हो जाएगा, इस बार +q है तो KQ/R। R डिस्टेंस आपको दी गई है BP, प्लस q आवेश से P तक की दूरी ले रहे हैं तो BP हो गया। BP की वैल्यू देखिए यहाँ पे R-L है, K की वैल्यू भी रख दीजिए तो 1/4πε0 Q/R-L। ये आपका हो जाएगा BP। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दिया। तो V1 और V2 हमने दोनों विभव निकाल लिए। -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकाला, +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकाला। ये दोनों विभव आ गए। अब आपको बताना है बिंदु P पर परिणामी विभव। ठीक है, तो इसको मिटा दें ऊपर। अब देखिए परिणामी विभव कैसे निकलेगा। परिणामी विभव के लिए बस विभव आपको बताया था, विभव अदिश राशि है। किसी भी बिंदु पर अगर आप परिणामी विभव निकालते हैं तो उसका अदिश योग हो जाएगा बिंदु P पर परिणामी विभव। ऐसे सामान्य तरीके से आपको जोड़ लेना है परिणामी विभव। तो V हो जाएगा V1 + V2। तो V1 और V2 की वैल्यूज रख दीजिए। तो V1 समीकरण नंबर 1 में निकाला था तो ये था -1/4πε0, ये Q/R+L, और V2 की वैल्यू रख दीजिए 1/4πε0 Q/R-L। कॉमन कर लीजिए, देखिए Q/4πε0 दोनों में है, 4πε0 ये बाहर कर लिया। ये -1/R+L है, यहाँ +1/R-L है, तो पहले इसको लिख लेते हैं। प्लस में है इसलिए पहले लिख लिया है, और -1/R+L। ठीक है, अब आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। Q/4πε0 एलसीएम ले लीजिए, a - b a + b है, तो हो जाएगा R² - L²। इधर हो जाएगा आपका R+L और माइनस हो जाएगा R-L। ठीक है, ये ब्रैकेट हटा दीजिए, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका R+L -R+L और अपॉन हो जाएगा R² - L²। आप देखिए R और R कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, L और L 2L हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आ गया आपका Q/4πε0 2L/R² - L²। अब याद होगा हमने फॉर्मूला बताया था आपको, Q × 2L = P होता है किसी डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। Q × 2L P बताया था। तो इस फॉर्मूले को आप इस तरह लिख सकते हैं 1/4πε0 P/R² - L²। तो ये विभव आ जाएगा बिंदु P पर। P पर विभव आ गया, इसको इक्वेशन नंबर हमने 3 कह दिया। तो बस अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का ये फॉर्मूला है। लेकिन फिर एक स्पेशल केस आपको बताया था कि यदि जो द्विध्रुव की आधी दूरी है l, वो अगर R की तुलना में बहुत कम है, तो एक और वो भी कंडीशन लगा देते हैं कि अगर ऐसी स्थिति हो जाती है कि L इज वेरी वेरी लेस देन R, तो फिर ये हो जाएगा L² जो है वो R² की तुलना में बहुत ही छोटा हो जाएगा। आप L² टेंडिंग टू 0 कर सकते हो, तो L² को आप 0 कर देंगे तो समीकरण 3 में अगर आप रखते हो तो P, ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 P/R²। ठीक है, तो ये आपका किसी द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव है। किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, R दूरी पर वैद्युत विभव का फॉर्मूला आ गया 1/4πε0 P/R²।
नोट कर लीजिए इसे। हो गया, ठीक है। अब ये अदिश राशि है, इसलिए इसको वेक्टर में भी आपको नहीं लिखना है, ठीक है। ये P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। अगर वेक्टर में आप, तो बाईं तरफ तो वेक्टर होगा नहीं, एज इट इज रहेगा VP। इधर आप ये लिख सकते हैं 1/4πε0, और इसको लिख सकते हैं वेक्टर P डॉट r कैप, ऐसा लिख सकते हैं, अपॉन r स्क्वायर। आपने पढ़ा है A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा, A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा। यूनिट वेक्टर है, इसका परिमाण 1 है। तो जब इसे आप एक्सपेंड करेंगे और P और R देखेंगे, तो P और R अक्षीय स्थिति में जो P की दिशा है वही वेक्टर R की दिशा है, तो इसलिए दोनों के बीच का एंगल 0 रहेगा। तो आप अगर चाहें तो इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब ये दो वेक्टरों का डॉट है, तो निश्चित है कि ये अदिश राशि है, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन है दो वेक्टर्स का, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं वेक्टर। चलिए, तो दूसरा केस अब हम लोग देखेंगे। निरक्षीय स्थिति कहेंगे उसे, डाइपोल की निरक्षीय स्थिति। ये सेकेंड केस हमें लेना है, इसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। ब्रॉड ऑन पोजीशन कहते हैं इसे, इक्वेटोरियल लाइन भी कहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहते हैं डाइपोल का, tan B स्थिति भी कहते हैं। तो निरक्षीय स्थिति, ये इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। तो ये देखिए, ये हमने डाइपोल बना दिया। एक बार फिर ये फिगर आपको ध्यान होंगे, ये इलेक्ट्रिक में हमने लगभग यही सेम फिगर पढ़े थे, AB, जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला था तब भी यही पढ़ा था। 2L इसके बीच की डिस्टेंस है, वो आधी डिस्टेंस L हो जाएगी, ये वाली L हो जाएगी, ये भी आपकी L हो जाएगी। ये निरक्षीय रेखा आपकी कहलाती है, ये डाइपोल की निरक्षीय रेखा है। तो मान लेते हैं निरक्षीय रेखा पे एक बिंदु P ले लिया है, यहां से सेंटर से R दूरी पर, ठीक है। तो अब आपको बिंदु P पर विभव निकालना है निरक्षीय रेखा पर। ये निरक्षीय रेखा पूरी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, और आप कहीं भी विभव निकाल सकते हैं पूरी रेखा पे, पूरी रेखा पर कहीं भी विभव बता सकते हैं, ठीक है। डाइपोल के आवेश दे दीजिए, ये -q आवेश कर दिया है और इधर आपने +q आवेश कर दिया। अब आपको देखिए, ये आवेश दिया है डाइपोल का -q आवेश, यहां से P तक की दूरी पता होनी चाहिए। तो इसको यहां से मिला देंगे ऐसे करके, ये AP। इसी तरह आप B से P को मिला देंगे, ये इस तरह करके BP। और अगर पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं तो ये R है, ये L है। पाइथागोरस थ्योरम से ये एक समकोण त्रिभुज है, ये इसका कर्ण है, तो ये हो जाएगा आपका R² प्लस L², और यही सेम लेंथ ये भी हो जाएगी R² प्लस L²। डिस्टेंस हमें इसलिए निकालना है कि हमें आवेश पता है, आवेश से हमें बिंदु P की दूरी पता होनी चाहिए। विभव निकालने में हमें दो चीजें हमेशा जानकारी में होनी चाहिए, एक तो वो आवेश कौन सा है जिसके कारण विभव बता रहे हैं, और आवेश से उस बिंदु की दूरी क्या है जहां पे विभव बता रहे हैं। ये दो चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब इसमें भी हमने मान लिया है, ये माना OP इज इक्वल टू R है, हमेशा की तरह R मान लिया है। तो अगर आप AP की बात करते हैं -q से, तो AP पाइथागोरस थ्योरम से AP और BP दोनों की वैल्यू भी डायरेक्टली लिख देता हूं, ये R² प्लस L² है। आप इसको कह सकते हैं ये पाइथागोरस प्रमेय से निकाला गया, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव देख लेते हैं क्या होगा। -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, पोटेंशियल ड्यू टू -q चार्ज। तो फॉर्मूला वही होगा KQ, Q की जगह -q है, अपॉन R, R का मतलब AP, ठीक है। माइनस को आप पहले लिख सकते हैं, K की वैल्यू आप 1/4πε0 कह सकते हो, Q अपॉन AP। AP की वैल्यू भी आप लिख सकते हो √R² प्लस L²।
एपी और बीपी दोनों सेम है, तो अभी इसको एपी ही लिखा रहने देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर निकाल लेंगे। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव, तो ये हो जाएगा V2। बताइए क्या फॉर्मूला है, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, आर का मतलब बीपी, प्लस क्यू आवेश से डिस्टेंस है बीपी। के की वैल्यू रख लीजिए 1/4πε0 और क्यू अपॉन, अभी इसको भी बीपी रहने देते हैं। चाहे तो आप एपी बीपी की वैल्यूज भी रख सकते हैं यहाँ पे। एपी की वैल्यू भी वही √r² + L² है, बीपी की वैल्यू भी √r² + L² है, दोनों सेम है, आप लिख सकते हो। दोनों विभव आ गए V1 और V2। अब आपको बताना है बिंदु P पर परिणामी विभव। परिणामी विभव कैसे निकलेगा, दोनों को आपको जोड़ देना है। विभव अदिश राशि है, इसलिए जोड़ने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। इसलिए बिंदु P पर परिणामी विभव, VP कैलकुलेट कर लीजिए, हो जाएगा V1 + V2। सिंपली जोड़ना है आपको, सामान्य तरीके से अदिश योग करना है दोनों को। कर दीजिए, तो देखिए ये वैल्यू है आपकी -Q/4πε0 AP और प्लस ये वैल्यू है Q/4πε0 BP। ठीक है, अब आप देखिए एपी और बीपी आपस में बराबर है। इसे बताया था दोनों की वैल्यू ही √r² + L² है, और ये -Q/4πε0 है, ये +Q/4πε0 है एपी बीपी के साथ में। तो ये माइनस ये प्लस है, दोनों बिल्कुल बराबर है, तो ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे, एग्जैक्टली सेम। तो ये आपका विभव 0 हो जाएगा। तो अभी क्या हम यहां से निष्कर्ष दे सकते हैं कि निरक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर, वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय रेखा के पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव सर्वत्र 0 होता है। कहीं भी आप पूरी रेखा पर कहीं भी आप निकालोगे, विभव हमेशा 0 होगा। ठीक है, अतः निरक्षीय रेखा पर विभव 0 होता है, किसी भी डिस्टेंस पर हो सेंटर से, इससे मतलब नहीं है। ये निरक्षीय रेखा थी, इस पर कहीं भी आप ले लीजिए, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, यहां पे लेंगे विभव 0 है, यहां पे ले लीजिए विभव 0 है, यहां पे 0 है। ठीक है, इवन नीचे भी ऐसे करके, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है। ध्यान रखिएगा विभव 0 है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं 0 बताई थी। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल से हमने इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, तो उसका फॉर्मूला आया था 1/4πε0 P/r³। तो तीव्रता नहीं 0 होगी, विभव 0 होगा। तीव्रता 0 नहीं होती, E इज नॉट इक्वल टू 0। ये इक्वेटर पे E इज नॉट इक्वल टू 0, E 0 नहीं होगा, विभव 0 होगा। अब आपको पता है कि ऐसे अगर एक बिंदु ये मान लेते हैं, यहाँ पर इस पे कुछ ले लेते हैं, मान लिया P पॉइंट था, ये Q है, तो P और Q समान विभव पर होंगे, इक्वल पोटेंशियल पर है। इसका विभव समान है। तो अगर इन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर आप निकालते हो, विभव समान है और साथ में 0 भी है, 0 भी है। P और Q दोनों के विभव समान है और 0 है, तो P और Q का अगर आप विभवांतर निकालते हो तो भी 0 ही रहेगा। तो अगर किसी परीक्षण आवेश को, अगर आप या किसी आवेश को Q से P, P से Q, इस निरक्षीय रेखा पर आप कहीं भी मूवमेंट करते हो, तो किया गया कार्य 0 होगा। पीछे एक फॉर्मूला आपको याद होगा, हमने बताया था W बराबर ये Q डेल्टा V, ये फॉर्मूला बताया। तो डेल्टा V विभवांतर है, तो चूंकि यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो विभवांतर भी 0 है, तो विभवांतर 0 है, तो इसलिए कार्य भी 0 होगा। तो इस निरक्षीय रेखा के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच अगर किसी एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएं, तो किया गया कार्य हमेशा 0 होगा। तो निरक्षीय रेखा पर विभव आपने 0 देख लिया। चलिए एक तीसरी पोजीशन और देख लेते हैं। एक तीसरी पोजीशन में भी विभव है, जिसको हमने व्यापक बिंदु कहा था, थीटा के टर्म में आ जाएगा ये
तो एक तीसरा, ये इसको लिख देंगे व्यापक बिंदु पर कोऑर्डिनेट ले लिए हमने r, थीटा, पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ये ना अक्ष पे है ना निरक्ष पे है। देखिए इससे ये आपका डाइपोल हो गया, -q आवेश +q आवेश, ठीक है। p की दिशा आपको पता है, यहां पे अगर आप p की दिशा निकालेंगे तो p की दिशा इस डायरेक्शन में, माइनस से प्लस। ये सेंटर पॉइंट है इसका O, चलिए ये भी दे दिया है यहां पर। और यहां पर इस बार बताएंगे इस बिंदु पर इसके कोऑर्डिनेट r थीटा है, r, थीटा। r यहां से यहां तक की दूरी है और थीटा ये वाला एंगल है। थीटा देखिए वेक्टर p और r कैप जो OP की दिशा है, r कैप, उसके बीच का कोण है थीटा। p से एंगल बन रहा है, ये ध्यान रखिएगा यहां, ठीक है। तो देखिए कैसे बताएंगे हम बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या होगा। तो अगर आप गौर करें यहाँ पे, तो जरा इस चित्र में हम P को थोड़ा सा दिखा रहे हैं आपको। जैसे देखिए ये P की दिशा है, P हमने ऐसा ही बनाया है, ये वेक्टर P कहते हैं इसको, ठीक है। आप देखिए माइनस से प्लस P की दिशा होगी। ये इधर एक हमने लाइन खींची हुई है, ये एंगल हमने थीटा लिया हुआ है। इस लाइन को आप थोड़ा सा पीछे बढ़ा लीजिए ऐसे। तो अगर इस P का एक घटक आप इस दिशा में लेना चाहें, R वाली दूरी OP दिशा में P का घटक, तो P का घटक इस दिशा में ले लीजिए, तो इस घटक का नाम हो जाएगा P cos थीटा। ऐसा ही आपको इलेक्ट्रिक में भी करके बताया था, लेकिन एक बार फिर ध्यान से देख लीजिए। देखिए ये वेक्टर P है, इस वेक्टर P का ये वाला घटक P cos थीटा हो जाएगा, क्षैतिज घटक कहलाता है, या जो थीटा एंगल बना रहा होता है वो घटक cos में होता है। और एक इसी P का इस दिशा में भी घटक होगा, इस दिशा में भी घटक होगा, इसी P से, P के शीर्ष से यहां पर एक लंब डाल दीजिए, तो ये वाला घटक हो जाएगा P sin थीटा। तो P के दो घटक हुए, एक P cos थीटा, ये P cos थीटा, और एक P sin थीटा। फिर से ध्यान दीजिए, वेक्टर P था, P को हमने दो आयताकार घटकों में विभाजित कर लिया है, दो समकोणिक घटकों में विभाजित कर लिया है, ठीक है। ये आपके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं वेक्टर P के, आयताकार घटक कहलाते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये P cos थीटा, P sin थीटा, ठीक है। अब आप जो है P को आपने दो घटकों में विभाजित कर लिया, तो अब आप इनके घटकों को केवल गौर करिए। अब P को भूल जाइए, P को भूल जाइए। P का एक घटक है P cos थीटा, ठीक है। अब हम इसको यहां से P को हम वो कर दे रहे हैं, ये अक्ष हमने लिया था, अक्ष की दिशा में ही P की दिशा थी, डाइपोल की अक्ष की दिशा में। तो अब इस पॉइंट को जरा आप गौर करिए, ये पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट r थीटा है, तो ये पॉइंट इस P cos थीटा घटक के लिए, जो P का घटक P cos थीटा है, उसके लिए बिंदु P अक्ष पर होगा, बिंदु P अक्षीय स्थिति में होगा। देखिए ये P cos थीटा की दिशा में ही है ना बिंदु P, ठीक है। और किसी भी डाइपोल की अक्ष पर अगर बिंदु P है तो वो उसकी अक्षीय स्थिति कहलाती है। तो अगर P cos थीटा को ही हम एक डाइपोल मान लें कि डाइपोल का एक घटक है डाइपोल मोमेंट का P cos थीटा, तो P cos थीटा एक डाइपोल ही है, या P के दो घटक में एक P cos थीटा एक P sin थीटा, दो आपके उसके कंपोनेंट हैं। तो P cos थीटा जो डाइपोल है, इस डाइपोल की अक्ष पर बिंदु P है। तो अक्ष पर विभव का केस अभी हमने पहले केस में बताया है आपको। तो अगर अक्षीय स्थिति में आप r दूरी पर बताते हैं, अक्षीय स्थिति में, ये अक्षीय स्थिति में विभव, तो अभी ये फॉर्मूला हमने पहले केस में पढ़ा था, इस फॉर्मूले को देख लीजिए। इसको अगर हम अक्षीय स्थिति कह देते हैं, ये एक्सियल पोजीशन में, तो ये फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है 1/4πε0, और P/r² पढ़ा था। तो यहाँ P ना होकर के P cos थीटा है। P cos थीटा देखिए अक्षीय स्थिति में है, P का घटक P cos थीटा, तो ये हो जाएगा आपका
जो अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का फॉर्मूला पढ़ा था 1/4πε0 P/r², तो उस P की जगह P cos थीटा लेना है, क्योंकि P का कंपोनेंट P cos थीटा अक्षीय स्थिति के लिए है। और दूसरा देखिए, अब दूसरा ये इक्वेटर पे आपको बताया था, इक्वेटर पे बताया था 0 होता है विभव। तो अगर आप P sin थीटा डाइपोल को देखिए, P का एक घटक जो P sin थीटा है, तो P sin थीटा के लिए यही बिंदु P जो है वो आपकी निरक्षीय रेखा पर होगा। तो यही एक बिंदु P cos थीटा के लिए अक्षीय स्थिति में और P sin थीटा के लिए निरक्षीय स्थिति में होगा। तो अगर P sin थीटा वाले कंपोनेंट से निकालेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो अक्षीय स्थिति के कारण ये हो गया, निरक्षीय स्थिति के कारण ये हो गया। ठीक है, तो अगर इस बिंदु पर हम परिणामी विभव निकालें, बिंदु P पर परिणामी विभव, इसलिए बिंदु P पर परिणामी विभव, तो अगर आप परिणामी विभव निकालते हैं तो बस सिंपली दोनों को ऐड कर देना है आपको, V एक्सेस प्लस V इक्वेटर। इक्वेटर वाला टर्म 0 है तो बस V एक्सेस, बस यही फॉर्मूला आ जाएगा 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन r²। तो ये बिंदु P पर वैद्युत विभव का व्यापक फॉर्मूला है। किसी भी डाइपोल की P की दिशा से थीटा कोण पर अगर कोई बिंदु P है r दूरी पर, तो उस बिंदु पर विभव का फॉर्मूला आएगा 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन r²। ठीक है, तो ये व्यापक कहलाता है। अब ये व्यापक बिंदु है, आप इससे अक्ष पे भी बता सकते हैं, निरक्ष पे भी बता सकते हैं। अगर अक्ष पर आएंगे तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो थीटा 0 रखोगे तो cos 0 1 होता है, तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 P/r²। यही पढ़ा हमने अक्ष पे। अगर आप यहां से निरक्षीय स्थिति में बताना चाहते हो तो थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी। भाई ये रेखा यहाँ पे, तो यहाँ पे P आ जाएगा तो थीटा 90 हो जाएगा। आपको पता है cos 90 0 होता है, तो V जो है निरक्षीय रेखा पर 0 हो जाएगा। तो ये एक व्यापक है। बाकी इसको और दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत आसान तरीका है, आप इसी तरीके को अपना दीजिए, ये ज्यादा सिंपल है। ठीक है, तो V एक्सेस समझ आया। आप थोड़ी देर के लिए इस P को यहां से भूल भी सकते हैं कि भाई P को अब हटा दीजिए, P का काम खत्म हो गया। ठीक है, P के हमने दो घटक ले लिए, P cos थीटा, P sin थीटा, तो P का काम खत्म। अब आप एक घटक देखिए इसमें, P cos थीटा को भी फिलहाल देखिए। तो P cos थीटा ये एक डाइपोल है, ये डाइपोल है, ये मान लिया डाइपोल है। तो इस डाइपोल के लिए ये बिंदु P अक्ष होगा और यहां से r दूरी है, तो अक्ष पर हमने वैद्युत विभव निकाल लिया। फिर ये वाला जो डाइपोल होगा P sin थीटा वाला, इसके लिए वही बिंदु P निरक्ष पे है, तो निरक्ष पे आपको विभव 0 बताया है और अक्ष पर 1/4πε0 P/r² बताया है। तो बस उन्हीं दोनों को हमने यहाँ लिख लिया है, बस बाद में उसका परिणामी विभव निकाल लिया। समझ गए? मिटा दे इसे। चलिए, तो ये डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर निरक्ष पर वैद्युत विभव के फॉर्मूले थे। ठीक है, आइए कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, वैद्युत विभव से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। यह न्यूमेरिकल करने से पहले एक थोड़ा सा टॉपिक और है, उसको बता देते हैं, उसके बाद फिर आपको न्यूमेरिकल बताते हैं। ये देखिए, बिंदु आवेशों के कारण विभव, वैद्युत विभव। अगर किसी निकाय में, किसी सिस्टम में बहुत सारे बिंदु आवेश हैं, कई सारे बिंदु आवेश हैं, जैसे कि Q1 आवेश हो गया, हाँ, तो कई बिंदु आवेश हैं, जैसे Q1 है, मान लिया एक दूसरा यहाँ पे -Q2 है, ये Q3 है। किसी निकाय में बहुत सारे बिंदु आवेश हैं। हेडिंग आप ये भी कह सकते हैं, बिंदु आवेशों के समूह, समूह का मतलब कई सारे हैं, के समूह। ठीक है, बिंदु आवेशों के समूह से वैद्युत विभव।
समूह से वैद्युत Q3 है, बहुत सारे हैं। एक मान लिया बिंदु P यहाँ पे ले लिया, आपको बिंदु P पर परिणामी विभव बताना है। मिला दीजिए आप सभी आवेशों को बिंदु P से मिला दीजिए। मान लिया इससे दूरी R1 होगी, इससे R2 होगी, इससे R3 होगी। इसी तरह और भी निकाय में बिंदु आवेश हो सकते हैं। डॉट 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 कर दिया, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6। तो अगर बिंदु P पर परिणामी विभव आप निकालते हैं, बिंदु P पर परिणामी विभव, तो सभी बिंदु आवेशों के कारण जो विभव होगा उसके बीजगणितीय योग के बराबर होगा। बीजगणितीय योग का मतलब सिंपली आपको ऐड कर देना है। तो बिंदु P पर परिणामी विभव इस तरह आप लिख सकते हो, V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन। निकाय में जितने भी बिंदु आवेश होंगे सबका विभव P पर आप निकाल लेंगे, सभी आवेशों के कारण विभव P पर निकालेंगे। तो आप देखिए V1 की वैल्यू 1 अपॉन, पहले K लिख देते हैं, KQ अपॉन R होता है, तो KQ1 अपॉन R1। देखिए Q1 आवेश लिया था R1 दूरी पर, ये माइनस Q2 है, जिसको लिखेंगे K माइनस Q2 अपॉन R2। ठीक है, Q3 आवेश से निकालेंगे तो हो जाएगा K Q3 अपॉन R3। इसी तरह और भी हैं तो वो एंड सो ऑन हो जाएगा। तो ये विभव हो जाएगा। सिंपली इनका बीजगणितीय योग करना होता है। आपको बताया था कि विभव अदिश राशि है। K की वैल्यू आप 1/4πε0 रख सकते हैं, बाहर कॉमन कर सकते हो आप इसे। ये हो जाएगा Q1 अपॉन R1, Q2 अपॉन R2 माइनस में रहेगा। आवेश को चिन्ह सहित लिखना होता है, ये बड़ी खास बात है यहाँ। तो ये बिंदु P पर विभव हो गया। बस इस प्रकार आप लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे आप समेशन में भी लिख सकते हैं इस तरह। अगर किसी निकाय में n आवेश हैं तो फिर I का मान 1 से लेकर के n कर दीजिए, इसको आप QI अपॉन RI कर दीजिए। QI अपॉन RI, I का मान 1 होगा तो Q1 अपॉन R1, I का मान 2 होगा तो Q2 अपॉन R2। सम लगा है, समेशन है, इसका मतलब जोड़ना है आपको, लेकिन आवेश को चिन्ह सहित रखना है, ये ध्यान रहे आप। ठीक है, आवेश को चिन्ह सहित आपको रखना होगा। अगर प्लस क्यू आवेश है तो प्लस रखना है, माइनस क्यू आवेश है तो माइनस रखना है। तो ये बिंदु आवेशों के समूह से वैद्युत विभव है। ठीक है, रफ कर दें, इसे मिटा दें। इसके बाद इसी में एक और छोटा सा फॉर्मूला आप और भी समझ सकते हैं। अगर किसी सतत आवेश वितरण से वैद्युत विभव निकालना हो, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण से विभव, सतत आवेश वितरण से विभव का मतलब है कि जैसे आवेश जो है किसी रिंग पे, वलय पर एक समान रूप से आवेशित है, एक समान रूप से एक रिंग पर आवेश का वितरण किया गया है, तो उससे विभव कैसे बताएंगे फिर। ठीक है, तो इसी तरह किसी रेखा पर हो सकता है, किसी सरफेस पे हो सकता है। यहाँ पर ये हम ऑलरेडी इस तरह के केसेस ले चुके हैं। सरफेस 2D होता है, रेखा जो है वो 3D होती 1D होता है, और बाकी ये 3D भी हो सकता है इस तरह, ये 2D होता है, ये 1D होता है। तो आवेश का वितरण कैसे भी हो, मान लिया यहाँ पर आवेश का वितरण एक समान रूप से, इसका रेखी घनत्व लैम्डा है, लैम्डा रेखी घनत्व, तो याद होगा आपको फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे एक छोटा सा अगर डीएल लंबाई का ले लें, एक अल्पांश ले लें, इस पर आवेश डीक्यू कर दें तो डीक्यू अपॉन डीएल। ठीक है, लैम्डा रेखी घनत्व तो पिछले टर्न उसमें बताया आपको। तो अगर आप डीक्यू आवेश के कारण निकालते हो, डीक्यू वैल्यू निकालते हो, तो लैम्डा डीएल हो जाएगी। अब आप किसी बिंदु पर भी विभव निकाल लीजिए, मान लिया इस बिंदु पर विभव बताना है आर दूरी पर, तो अगर आप डीक्यू आवेश एक छोटे आवेश से लेते हैं, डीक्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव अगर निकालते हैं आप, बिंदु P पर विभव, तो डीक्यू आवेश से जो विभव निकालेंगे उसको आप इस तरह लिख सकते हैं, डीवी, डीक्यू आवेश के कारण निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका वही K डीक्यू अपॉन आर। K को आप 1/4πε0 लिख सकते हैं, तो ये डीक्यू अपॉन आर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप पूरी रिंग के कारण, पूरे आप आवेश वितरण के कारण विभव चाहते हैं तो इसी को इंटीग्रेट कर देंगे। तो अगर आप कुल विभव चाहते हैं, कुल विभव कितना होगा V, तो बस इसी को इंटीग्रेट कर देना है आपको dV।
तो इसमें आप 1/4πε0 बाहर कर सकते हो, कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा dq/r। तो ये फॉर्मूला आपका आवेश के सतत वितरण या सतत आवेश वितरण से वैद्युत विभव का फॉर्मूला होगा। dq ये एक छोटे अल्पांश के कारण है, फिर आप इसे dq को चाहे तो लैम्डा dl भी लिख सकते हैं, तो अगली एक और वो कर सकते हैं आप इसे, ये मेन फॉर्मूला है, इसको हम मेन फॉर्मूला कहेंगे। अब ये dq आपका लैम्डा dl भी हो सकता है, अगर यहाँ सरफेस में मान लिया चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पृष्ठ पर है, तो फिर यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं, याद होगा आपको एक छोटा क्षेत्रफल हमने लिया था dA, तो हमने यहाँ सिग्मा बताया था, dq/dA बताया था, तो यहां से अगर आप dq की वैल्यू निकालेंगे तो सिग्मा dA हो जाएगा। अगर मान लिया ये 3D में आवेश का वितरण है, यहाँ पर इस प्रकार आवेश 3D में इस प्रकार वितरित है 3 डायमेंशन में, तो इसमें भी एक छोटा सा आपको इस तरह का एक एलिमेंट लेना होगा, एक छोटा सा अवयव जिसका वॉल्यूम आपका dV हो जाएगा। तो इसमें हम रो लिखते हैं, रो आयतन घनत्व कहलाता है, आवेश का आयतन घनत्व, तो ये हो जाएगा आपका dq/dV। तो यहाँ से dq की वैल्यू हो जाएगी रो dV। ये सब हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक वाले चैप्टर उसमें पढ़ाया था, पहले चैप्टर में। तो बस इसी dq की जगह पर आप इन वैल्यूज को रख सकते हैं, तो यही फॉर्मूले आपके फिर इस तरह हो जाएंगे 1/4πε0, ये हो जाएगा लैम्डा dl/r रेखीय आवेश वितरण के लिए। पृष्ठीय आवेश वितरण के लिए लेंगे तो 1/4πε0 सिग्मा dA/r हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में आपका आयतन वितरण के लिए लेते हैं तो 1/4πε0 और ये हो जाएगा रो dV/r। तो मेन फॉर्मूला हमारा ये है, इसी फॉर्मूले के आधार पर हम इन फॉर्मूलों को भी कर सकते हैं, बना सकते हैं। 3 तरह का आवेश वितरण आपको पहले बताया था, ठीक है। रिंग वगैरह के क्वेश्चंस होंगे, अब रिंग के कारण आपको निकाल के बताएंगे कैसे करना रहेगा, वो आगे एप्लीकेशन जब इसके देखेंगे विभव के तब देखेंगे कि कैसे करना रहेगा, ठीक। चलिए मिटा दें इसे। आइए एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं विभव का, बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी बुक का है। जैसे आपको याद होगा पहले वाले चैप्टर में हमने वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता बहुत सारे अलग अलग स्थितियों में निकाली थी, बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पे भी विभव निकालना रहेगा। देख लीजिए किस प्रकार है क्वेश्चन। ये है कि दो आवेश एक दूसरे से वायु में 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं, ये 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। आवेश की वैल्यूज हैं 3 × 10⁻⁻⁶ कूलाम, यानी 3 माइक्रो कूलाम कह लीजिए, और ये -2 माइक्रो कूलाम, 2 × 10⁻⁻⁶ कूलाम, ठीक है। दो आवेश जिनके मान है 3 × 10⁻⁻⁶ कूलाम तथा -2 × 10⁻⁻⁶ कूलाम वायु में एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। आपको बताना है कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव 0 होगा। आपको वैद्युत विभव 0 होगा ये बताना है, किस रेखा पर किस बिंदु पर। तो क्वेश्चन आपका ये है कि रेखा के किस बिंदु पर परिणामी विभव 0 होगा, परिणामी विभव 0 होगा, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। कहां विभव 0 होगा ये हमें समझना है। अब देखिए विभव कैसा, विभव आपको बताया था अदिश राशि है। अगर दो आवेशों के कारण निकाल रहे हैं विभव तो ये V1 + V2 होता है, ठीक है। दो आवेश अगर Q1 Q2 है तो उसके दो विभव इस तरह होंगे। देखिए विभव 0 तभी हो सकता है जब दो आवेशों में से कोई एक आवेश माइनस हो दूसरा प्लस हो। तो ये बहुत अच्छी तरह से इस बात को दिमाग में अपने रख लीजिए कि अगर एक आवेश प्लस है दूसरा आवेश माइनस है तभी विभव 0 हो सकता है, और अगर दोनों आवेश प्लस हो या दोनों आवेश माइनस हो तो विभव कदापि 0 नहीं होगा। तो इसलिए आपको पता है कि विभव 0 होने के लिए दो टर्म जो आपके हैं इनमें एक प्लस एक माइनस होना चाहिए, और प्लस माइनस जब तक नहीं होगा तब तक विभव 0 नहीं होगा। दोनों माइनस हो जाए तो भी जुड़ जाएंगे,
दोनों प्लस हो जाए तो भी जुड़ जाएंगे। तो इसलिए पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि विभव शून्य होने के लिए अगर दो आवेश हैं तो दोनों में एक प्लस होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए। ठीक है। अब हमने मान लिया यहां से कि हमने इस आवेश से यहां पर x दूरी पर ले लिया कि विभव मान लिया शून्य होगा। चलिए इसको ए भी कह दिया है, इसको हमने बिंदु P कह दिया है। तो बिंदु P पर हमने x दूरी ले लिया है, इस छोटे वाले आवेश से x दूरी ले लिया है। चाहे बड़े वाले आवेश से ले लीजिए, चाहे छोटे से ले लीजिए, आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां से ले सकते हैं, यहां से x दूरी ले लीजिए। ठीक है। तो फिर ये आपका ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे तो 0.15 हो जाएगा, ये 15 सेंटीमीटर था। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी यहां से यहां तक 0.15 माइनस एक्स, 15 सेंटीमीटर माइनस एक्स, उसको मीटर में बदल के कर लिया। ये डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस आपकी 15 सेंटीमीटर है, तो ये डिस्टेंस हमने एक्स लिया है तो 0.15 माइनस एक्स। अब आप बिंदु P पर परिणामी विभव निकाल लीजिए। बिंदु P पर परिणामी विभव, क्वेश्चन समझ गए ना क्या है? क्वेश्चन एक बार फिर समझ लीजिए क्या है। क्वेश्चन था कि 3 माइक्रोकूलाम तथा -2 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में स्थित हैं। तो इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा? ठीक है। ये क्वेश्चन आप नोट भी कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। तो देखिए बिंदु P पर परिणामी विभव निकालते हैं, क्या हो जाएगा? तो पहले इस आवेश के कारण निकाल लेते हैं P पर विभव। तो वही Q मतलब 3 × 10⁻⁶ अपॉन R मतलब x। ध्यान दीजिए इस वाले आवेश के कारण यहाँ पे विभव बता रहे हैं। तो ये तो हो गया आपका इसके कारण प्लस। दूसरे वाले आवेश की बात कर लीजिए तो हो जाएगा K, उस आवेश का परिमाण है -2 × 10⁻⁶, माइनस में इसे ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, और अपॉन है 0.15 माइनस एक्स। ये ठीक है। सवाल था हमारा कि इसको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर परिणामी विभव शून्य होगा। तो हमें VP दिया है, विभव शून्य करना है हमें, तो 0 कर दिया हमने। K की वैल्यू रखिए ना रखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये 0 हो चुका है। तो यहाँ पे K आप कॉमन भी कर सकते हैं, K कॉमन कर लीजिए तो ब्रैकेट में हो जाएगा 3 × 10⁻⁶ अपॉन एक्स, और ये माइनस हो जाएगा 2 × 10⁻⁶ अपॉन 0.15 माइनस एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब ये 0 हो नहीं सकता तो इस ब्रैकेट वाले को 0 कर दीजिए। तो 0 करने पर ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁶ अपॉन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 10⁻⁶ अपॉन 0.15 माइनस एक्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इससे x की वैल्यू आप कैलकुलेट 10⁻⁶ से 10⁻⁶ काट सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 15 × 45 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 0.45 माइनस 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 2x। ठीक है, देख लीजिए 15 × 45 0.45 माइनस 3x इज इक्वल टू 2x। इस साइड ले जाएंगे तो 5x इज इक्वल टू 0.45, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 × 9 = 45 09 मीटर। ये आप लिख सकते हैं x बराबर 9 सेंटीमीटर। तो अगर आप इस छोटे वाले आवेश बड़े वाले आवेश 3 × 10⁻⁶ से जानना चाहते हैं कितनी दूरी पर, तो 9 सेंटीमीटर पर वैद्युत विभव शून्य होगा। तो ये हो गया। एक चीज और आपको समझनी है, यहाँ पे चूंकि दो आवेश थे, एक 3 × 10⁻⁻⁶, एक -2 × 10⁻⁶, तो यहां पर क्या होगा कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अंदर तो वैद्युत विभव हमने दिखा दिया शून्य होगा 9 सेंटीमीटर पर। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बाहर भी वैद्युत विभव शून्य होगा। इसको नोट कर लीजिए तो वो भी बता देते हैं। पहली बात ये इंपॉर्टेंट होगी कि दो आवेश में एक प्लस एक माइनस होना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है कि अंदर भी वैद्युत विभव शून्य होगा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के, और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बाहर भी विभव शून्य होगा। ठीक है, देख लीजिए बाहर कैसे विभव शून्य होगा और कहां होगा। ये तो एक आंसर ये हो गया। अब हमने ये मान लिया है, इनको ऐसे करके आगे बढ़ा देते हैं।
ठीक है, ये प्लस में था, ये माइनस में था, इनके बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर थी। ठीक है, इधर ऐसे करके हम आगे बढ़ा देते हैं, आगे पीछे दोनों साइड बढ़ा दीजिए। तो याद होगा हमने तीव्रता में एक चीज आपको बताई थी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा, अगर दो इस प्रकार के आवेश रखे हों तो हमेशा छोटे आवेश से छोटी दूरी और बड़े आवेश से बड़ी दूरी पर हमने बताया था कि तीव्रता बराबर होती है। या विभव भी अगर आप कहें तो विभव का फॉर्मूला आपने ये पढ़ा है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q अपॉन R होता है। तो इसका मतलब है कि जिसका आवेश कम होगा उसकी दूरी भी कम होगी, और जिसका आवेश बड़ा होगा उसकी दूरी भी बड़ी होगी, तभी तो दो भिन्न बराबर होंगी। आपको दो भिन्न बराबर करने हैं, तो दो भिन्न बराबर कब होंगी? जब अंश बड़ा हो, हर बड़ा हो। जैसे ये है, अगर मान लिया इसको हमने 2/3 कर दिया, तो जब Q का मान 2 है, R का मान 3 है, इसको बढ़ा के हमने इसको 4 कर दिया और इसको जो है 6 कर दिया। ठीक है, ये तो भिन्न सेम हो गई, लेकिन कहने का ये मतलब है कि अगर 2 आपका बढ़ करके 4 हो गया तो 3 भी बढ़ करके 6 हो जाएगा। तो हमेशा आपको बड़े आवेश से बड़ी दूरी और छोटे आवेश से छोटी दूरी, ये ध्यान रखना होता है। तो देखिए, ये छोटा आवेश है, तो छोटे आवेश से छोटी दूरी, मान लिया कि यहां x हमने मान लिया इस बार, ये इस बिंदु P पर परिणामी विभव निकालेंगे। तो बिंदु P पर परिणामी विभव बताएंगे। फिर ये सेकंड पार्ट है इसका, बिंदु P पर परिणामी विभव। तो ये Vp इक्वल टू हो जाएगा वही V1 प्लस V2, दो आवेश हैं, दोनों से निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा Q का मतलब 3 × 10⁻⁻6 अपॉन R। R का मतलब यहां से वहां तक की, P तक की दूरी। तो ये 15 + x हो जाएगी, 15 को मीटर में बदल लीजिए, ये हो गई। V2 कितना हो जाएगा? K, और उसकी वैल्यू है -2 × 10⁻⁻6, और उसकी दूरी कितनी है वहां से? x, ये हो जाएगी। अब फिर से आपने कहा है कि किस बिंदु पर परिणामी विभव 0 होगा, फिर आप इसको 0 कर लीजिए। 0 करिए, इसको पक्षांतर करिए, तो फिर से वही K कॉमन हो जाएगा। तो 3 × 10⁻⁻6 अपॉन 0.15 + x, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। माइनस हो जाएगा 2 × 10⁻⁻6 अपॉन x इज इक्वल टू 0। अब K 0 हो नहीं सकता है, तो ये ब्रैकेट वाला टर्म 0 कर लीजिए। इसको 0 करेंगे तो 3 × 10⁻⁻6 अपॉन 0.15 + x, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 10⁻⁻6 अपॉन x। ठीक है, देखिए 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 कैंसिल कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप जरा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x, 15 दूनी 30, 0.30 हो जाएगा, और प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए, 15 दूनी 30, 0.30 प्लस 2x और 3x। ठीक है, इधर x को पक्षांतर कर लीजिए, तो x बराबर आ जाएगा 0.30 मीटर, या इस बार आप लिख सकते हैं 30 सेंटीमीटर। तो अगर इस छोटे वाले आवेश से बात करते हैं, तो छोटे आवेश वाले आवेश से वो दूरी होगी 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, और बड़े वाले आवेश से निकालेंगे तो वो दूरी हो जाएगी 15 + 30 यानी 45 सेंटीमीटर। तो यहां पर आप ये आंसर लिख सकते हैं इस तरह, छोटे वाले आवेश से 30 सेंटीमीटर, जबकि बड़े से 45 सेंटीमीटर दूर विभव 0 होगा, विभव 0। और एक और बताया था आपको 9 सेंटीमीटर, याद होगा, यहां से निकाला था 9 सेंटीमीटर। 15 था तो बड़े वाले से 9 सेंटीमीटर, छोटे वाले से 6 सेंटीमीटर। तो हमेशा याद रखिए कि जो विभव होता है वो बड़े आवेश से बड़ी दूरी और छोटे आवेश से छोटी दूरी पर ही कोई बिंदु होगा, तो वहां पे विभव 0 होगा। तो छोटे वाले आवेश से 30 सेंटीमीटर, जबकि बड़े से 45 सेंटीमीटर दूर विभव 0 होगा। तो दो इसके उत्तर हैं, दोनों आंसर आपको बताने चाहिए। ध्यान रखिएगा, दो आवेशों में से अगर एक प्लस एक माइनस है तभी विभव 0 होगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में प्लस माइनस पे भी तीव्रता 0 होती थी, प्लस प्लस पे भी तीव्रता 0 होती थी, माइनस माइनस पे भी तीव्रता 0 होती थी। लेकिन चूंकि विभव अदिश राशि है और दो विभव का परिणामी अगर निकालोगे, एक प्लस में एक माइनस में होगा, तभी आप उसे 0 कर सकते हैं और तभी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो बस आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा अगले लेक्चर में, हम आपको कैपिटल ई वैद्युत की तीव्रता और विभव, इसमें एक संबंध बताएंगे, विभव या विभव प्रवणता पढ़ेंगे, इनमें रिलेशन आपको बताएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन होगा, उस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड में कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू बच्चे, थैंक यू वेरी मच।